नमस्कार। उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्ष 2024 का यह मेरा पहला कार्यक्रम है, रचना धर्मिता। और इस कार्यक्रम के साथ मैं अपने सभी मित्रों का यहाँ पर इस मंच पर अभिनंदन करता हूं। और आज का पहला कार्यक्रम लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अब थोड़ी देर में हमारे मित्र इस कार्यक्रम में अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं आज की हमारी विशेष अतिथि है रचना धर्मिता कार्यक्रम में सुपरिचित साहित्यकार सुश्री वंदना यादव। थोड़ी देर में मैं वंदना जी को आज के इस कार्यक्रम में जोड़ देता हूं और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले इस वर्ष में 2024 में पहला कार्यक्रम रचना धर्मिता में हम सुश्री वंदना यादव को इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। वंदना जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है और आपको वर्ष 2024 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अब देखिए, अभी हमने कार्यक्रम आरंभ कर ही लिया, हमारे बहुत सारे मित्र अब लगातार फटाफट जुड़ रहे हैं। मैं तुरंत कुछ नाम यहाँ पर उनका उल्लेख करना चाहूंगा। सदानंद मिश्र जी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं। सुधा जुगरान जी जुड़ गई है। निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई। निर्देश निधि जी जुड़ गई। सभी मित्रों को मैं इस वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और पहला कार्यक्रम है आज हमारा रचना धर्मिता। अब ममता किरण जी भी जुड़ गई है, उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत सारे मित्र अब लगातार जुड़ने शुरू हो जाएंगे और आपको मैं इस वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। अभी अपने मित्रों को बताना चाह अरुण कुमार पासवान जी, क्या बात है। बहुत सारे मित्र अब लगातार जुड़ रहे हैं। मेरे मित्र जानते हैं कि ये मेरे इस पटल पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें आज से चौथा वर्ष आरंभ हुआ है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 325 कार्यक्रम हो चुके हैं इस उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद के माध्यम से। और इस बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रंजीत सिंह आफ्ताब साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, वंदना यादव जी से कौन परिचित नहीं है, हमारी सुपरिचित साहित्यकार हैं। कई साहित्यिक आयोजनों में आपसे मुलाकात होती रही है और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप हमारे साथ भी जुड़िए। पंकज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो वंदना जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नया वर्ष हम रचना धर्मिता कार्यक्रम में ही आरंभ करेंगे। और हरगोविंद पुरी जी बहुत अच्छे कवि हैं। आप अशोक नगर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। वंदना जी, आपका परिचय तो मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी बातचीत हम आपके लेखन पर, आपकी जो जीवन यात्रा रही है और आपके बहुत कुछ अनुभव हैं जो अद्भुत हैं, उनके बारे में आपसे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, आप जानते हैं सुश्री वंदना यादव जी बहुत अच्छी वक्ता है, समाज सेविका रही है। सैनिकों की पत्नियों पर आपका विशेष लेखन है, किस रूप में है वो मैं आपसे ही बातचीत करूंगा, क्योंकि कितने मोर्चे आपका उपन्यास बहुत ही प्रचलित रहा है, लोकप्रिय रहा है, जो आपके जो सैनिकों की पत्नियां हैं उस पर आधारित है। और उसके बाद आपका यात्रा वृतांत में भी अच्छा लेखन रहा है। बाल साहित्य आपका प्रकाशित हो चुका है। नवसाक्षरों के लिए आपने लेखन किया है। मोटिवेशनल पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता संग्रह आपके विशेषकर ये इश्क है, कुछ कह देते और तुम
कह दो, ये 3 काव्य संग्रह आपके हैं, इनमें से हम आपकी कविताएँ ज़रूर सुनेंगे और उसके अतिरिक्त आपका अनुवाद कार्य भी है। आपका विशेष कार्य जो आभा के साथ रहा है, तो उसका पूरा डेफ़िनिशन आप बता देंगे, उसके किस तरह से आपने जो ये एसोसिएशन है, इसमें आपने जब आप इसके साथ एसोसिएट हुई, तो क्या-क्या आपने विशेष कार्य किया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और आशा स्कूल के साथ भी आपका विशेष कार्य रहा है। ये तो एक संक्षिप्त परिचय है आपका। इस बीच में देवेंद्र धर जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ गए, विजय संदेश जी हमारे साथ जुड़ गए, रमेश चंद्र शुक्ल जी बहुत अच्छे कवि समीक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ गए, शिवानी यादव जी हमारे साथ जुड़ गई, आपके परिवार में ही बैठी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बिटिया है मेरी। महेंद्र कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदीप उपाध्याय जी, बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए पूरा साहित्यिक समाज आज हमारे साथ है और नया वर्ष हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये उत्सव मना रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि साहित्य का उत्सव जो होता है, सबसे पवित्र और सबसे बहुत बड़ा उत्सव होता है। अशोक मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना जी सबसे पहले एक अनौपचारिक बातचीत रहेगी आपस में। ये बताइए जी, वर्ष 2023 में आपकी क्या विशेष उपलब्धियाँ रही? संक्षिप्त में बताइए। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, इस मंच को मेरा नमस्कार और जितने लोग अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, साहित्यकार भी हैं और साहित्य प्रेमी भी हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। नव वर्ष जो कैलेंडर ईयर है 2024 इसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमने 2023 का बहुत बुरा चेहरा देखा जब इंसानियत को शर्मसार करने वाला युद्ध अब तक जारी है और पर्यावरण के मुद्दे पे कहें तो 2023 मानवीय इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। तो हमने वो सब खराब चेहरे देखे। मैं दुआ करती हूँ कि वो सब भुलाकर हम पर्यावरण के प्रति विनम्र रहें और हम इंसानियत जगाए रखें अपने भीतर, एक-दूसरे के लिए प्यार, सौहार्द से मिलें। 2024 जो है, हमारी पुरानी गलतियों को ना दोहराने वाला साल हो और बहुत शुभ रहे सबके लिए। यही मेरी दुआएँ हैं। क्या बात है! तो बहुत अब अच्छी मैं बात कही बताती आपने, बहुत ही सकारात्मक बात कही आपने। देखिए हमेशा हम आगे की तरफ ही देखते हैं और जी, सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। तभी जो जी। जीवन की असलियत है, उसका पता चलता है। हुँ, इस बीच में विशाल पांडे जी, हुँ, बहुत अच्छे हमारे कवि वाह! मित्र हैं, वो भी जुड़ गए। विकेश निझावन हुँ, जी, हुँ, बहुत-बहुत उनका स्वागत करता हूँ। प्रणव भारती जी अहमदाबाद से जुड़ गई। डॉक्टर साहब मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। अशोक मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। सब मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो जी, आपने उपन्यास भी लिखे हैं, कथा साहित्य भी आपका है, जी। आपने कविताएँ भी की हैं। तो हुँ, हुँ। शुरुआत कैसे की आपने? किस विधा से की आपने? अगर मैं शुरुआत से बताऊँ तो मैं जो पहला लिखा था, पहला कुछ भी शब्द जिसे एक रचना कहा जाए, वो कविता थी और मैं बहुत छोटी थी। ये बात मैं कई मंच पर बताती हूँ और मुझे हमेशा उतनी ही खुशी होती है बताने में कि किसी शरारत पे शायद मम्मी ने पिटाई लगाई होगी और मैं रोई और मम्मी ने प्यार किया। क्योंकि हमारे घर में माहौल बहुत पढ़ाई-लिखाई का था। मुझे याद है कि मम्मी और पापा दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे और हमारे लिए बहुत अच्छी-अच्छी किताबें लाइब्रेरी से भी आती थी। अगर खरीद पाते थे, खरीद लेते थे। कुछ पुस्तकें वो लाइब्रेरी से भी लेके आते थे। तो जो बातचीत की ज़ुबान थी, वो भी साहित्य से जुड़ी हुई थी। तो जब उन्होंने पिटाई की और फिर उन्होंने गले लगाया, तो वो जो बाल-मन था, वो हैरान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले वाली मम्मी ही ये मम्मी है क्या? और जब पापा आए तो मैंने उन्हें वो कविता लिख कर दी। वो कविता कुछ इस तरह थी कि माँ तुम मुझे मारती क्यों हो? मारती हो तो फिर गले लगाती क्यों हो? तो अरे ये वाह! कुछ क्या बात है। वो टूटी-फूटी सी पंक्तियाँ थी। तो मुझे लगता है आज भी मेरा पहला जो इंस्टेंट होता है जो वो कवि मन है। क्योंकि मेरे उपन्यास पढ़कर भी बहुत से लोग जो जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, उन्होंने कहा कि ये एक कोमल हृदयी लेखिका का उपन्यास है, जो बहुत रवानगी में लिखा गया है।
तो मेरे लिए कविताएँ बहुत सहज है और बहुत अपनी-सी लगती हैं। आपने कोई सवाल किया जो मैं भूल गई हूँ दरअसल। मैंने आपसे ये आपका जानना सवाल चाहा क्या कि था? किस विधा में आपने अपना लेखन आरंभ किया? हाँ, ये विधा तो और मेरा पहला लेखन का संग्रह जो था, वो भी कविताओं का संग्रह था। हालाँकि जैसे कॉलेज के समय में होता है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना और एसे लिखना, अलग-अलग जगह पे लेख लिखना, वो सब था। पर पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था 2007 में, तुम कुछ कह दो के शीर्षक से। अ, अभी भी कविताएँ आ जाती हैं, घूमते-फिरते लिखती नहीं हूँ। अब उपन्यास मुझे अधिक रुचिकर लगता है लिखने में और ईमानदारी से कहूँ कि उपन्यास मुझे जीवन की तरह लगता है, विस्तृत, क्या बात है! विशाल और उसमें अनेक रंग हैं। उसमें गद्य के साथ मैं पद्य जोड़ सकती हूँ, मैं कविता जोड़ सकती हूँ, मैं लोकगीत भी उसमें अपनी जगह ले लेते हैं और उसके साथ कठोरताएँ भी हैं, उसमें चुहल भी है, शरारतें हैं, कुछ रोमानियत भी रहती है, तो वो पूरे जीवन के रंग जो हैं उपन्यास में रहते हैं। तो उपन्यास मेरे लिए जीवन है। अलग-अलग विधाओं में लिखा है, यात्रा वृत्तांत आ चुका है, कविता संग्रह कई आ चुके हैं। अ, उपन्यास अभी तक 2 ही आए हैं, अगले उपन्यास पे मैं काम कर रही हूँ और कहानियाँ भी कुछ लिखी हैं, पर मुझे अधिक सहज लगता है अपने आप को बयान करना उपन्यास में। बाल साहित्य पे भी काफ़ी काम है, कुछ प्रकाशित हो चुका है, कुछ 2024 में शायद आ जाएगा, 24-25 में कुछ किताबें आएँगी, पर मैं जानती हूँ कि मैं उपन्यासकार कहलवाना चाहूँगी भविष्य तो में। आपका काव्य संग्रह जो है, ये इश्क है। पहले तो उसके दर्शन कराइए, तो किस सन में आपका ये प्रकाशित हो चुका है? अरे वाह! क्या बात है। तो ये किस सन में आपका ये प्रकाशित हो 2022 चुका? में तो अभी तो 2022 में आया था। ज़्यादा ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आरंभ जी, में ये इश्क है, इसके शीर्षक से ही पता चलता है। एक कविता आप सुनाइए हमें, अच्छा लगेगा। जी। उसके बाद फिर हम बातचीत को अच्छा इस बीच में भूपेंद्र सिंह हाँ, रैना जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं जम्मू से, वे जुड़ गए जी, हैं हमारे जी, साथ। जी, जी, जी। मैं उनका स्वागत करता अ, हूँ और वंदना वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आलोक अवंतस जी हमारे साथ जुड़ गए, सुनीता तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे मित्र आपको कार्यक्रम आपका देख रहे हैं, तो कविता सुनाइए, बहुत अच्छा जी, लगेगा। ये इश्क है। अ, नीलम कुलश्रेष्ठ जी भी जी, जुड़ गई हैं अहमदाबाद से। जी। जी। मेरा भी नमस्कार सब तक पहुँचाइए और मैं इस कवर के बारे में बताऊँ कि इश्क मेरे लिए एक किसी व्यक्ति से किसी लड़की को किसी लड़के से इश्क हो, वो वैसा वाला इश्क नहीं है। इश्क मुझे हर दिन हो जाता है, इस उम्र में भी हो जाता है। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि मेरा पहला इश्क पहाड़ है, नदियाँ हैं, क्या बात है! प्रकृति है जो मुझे बहुत अपने मतलब सम्मोहन में बाँध लेती है। मुझे वो रिश्ते बहुत प्यारे हैं, उनसे मुझे इश्क है, मेरे बचपन से मुझे इश्क है। इसका कवर मैंने आप हैरान हो जाएँगे ये जानकर कि मैंने ये प्रकाशक से कह दिया था कि इसका कवर डिज़ाइन करवाया जाएगा। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिन-जिन चीज़ों से मुझे इश्क है। मेरे बचपन से, प्रकृति से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसकी ही एक कविता मैं उठाती हूँ ज़रूर और सुनाइए, आपका स्वागत है। जी, जी। शीर्षक है जी, शीर्षक है ये इश्क है कि तेज बहता दरिया है, जो बहाव में अपने संग ले जाने को आमादा है। या एक सहरा जहाँ पानी की तलाश में भटकना होगा। जो भी है, ये इश्क है। अरे वाह! क्या बात है! ये छोटी ही कविता है कि जो भी है, ये इश्क है। मतलब हम दुखों से टूटे ना और हम खुशियों पे बौराएँ ना। जीवन है, वो तो हर हाल में चलता रहता है। एक और कविता मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। समय ज़रूर आपका की कोई जी, पाबंदी तो नहीं है ना? बिल्कुल जी। नहीं, बहुत आप बिल्कुल आप सुनाइए। एक कविता है कुछ छोटी-छोटी सी बातें जो बहुत सहज होती हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, मैं ऐसा कहूँगी। तो
बस वो वैसा ही है। ये भी एक छोटी-सी कविता है कि बहुत खूबसूरत है साथ तुम्हारा, बहुत खूबसूरत है साथ तुम्हारा, कभी जाने की जल्दी छोड़कर बैठा करो, घड़ी 2 घड़ी, बेफ़िक्री में मेरे साथ। सुनो, आज वक़्त को जाने दो, तुम ठहर जाओ। अरे वाह! क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। अब देखिए बहुत ही सहज शब्दों में कितनी गंभीर बात है, जी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी। हाँ, एक और कविता मैं आपके साथ रखती हूँ कि मैंने बताया कि मुझे अपने बचपन से इश्क है और मैं उससे इश्क से बाहर नहीं निकलना चाहती। मैं आज जो भी हूँ, उन्हीं दिनों की बनाई हुई हूँ कि वो घर अब बदल सा गया है कुछ-कुछ और गलियाँ भी अलग सी दिखती हैं। क्या बात क्योंकि हमारे बचपन की जो इमेजिनेशन है ना, वो गलियाँ बहुत बड़ी हैं और आप जाके देखते हैं हैरान हो जाते हैं। ना वो हवेलियाँ सर की हैं, ना वो गलियाँ, पता लगता है गलियाँ बहुत छोटी हैं, जो उस दौर में मुझे बहुत बड़ी और चौड़ी लगती थी। कि वो घर अब बदल सा गया है कुछ-कुछ और गलियाँ भी अलग से दिखती हैं। वो हाथ नहीं रहे, जिनकी उँगली पकड़ मैं महफूज़ रहती थी। वो क्या साथी बात भी है! छूट गए। जी, धन्यवाद। वो साथी भी छूट गए जिनका साथ ज़िंदा होने की पहली शर्त था। मगर हक मेरा आज भी है, उन गलियों, साथियों और उस घर से जुड़ी तमाम यादों पर। क्या बात है! क्या बात है! बहुत संपत्ति बढ़िया। नहीं माँग रही हूँ। मेरा हक अच्छा जो है उन यादों पे है। आपने बीच में बचपन की बात की है, ज़िक्र किया है, हुँ। तो कहाँ आपके बचपन के दिन किन गली कूचों में बीते हैं? किस वातावरण में बीता है, उसका भी थोड़ा-सा ज़िक्र करिए ना? ये आपने इतनी जगहों पे मेरी बातचीत हुई है, ये सवाल सिर्फ़ आप ही की तरफ से आया पहली बार। मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मैं पैदाइश तो बीकानेर की हूँ, राजस्थान में बीकानेर से पैदा हुई। मैं हरियाणा की हूँ, पापा हरियाणा से थे मेरे। तो मेरा जो बचपन है वो बीकानेर में और हरियाणा महेंद्रगढ़ में भी बीता। महेंद्रगढ़ के पास एक गाँव है, 55 किलोमीटर दूर है, पोता, सियाना पोता गाँव है। मैं वहाँ की हूँ। तो इन दोनों जगहों पे खूब बीता, पर क्योंकि मेरी माँ शिक्षिका थी और उनकी पोस्टिंग उस समय चूरू थी, तो मेरा जो बचपन का ज़्यादा समय जो बीता वो चूरू में बीता। क्या बात मैंने है! 9th तक की पढ़ाई चूरू में की। तो मेरी जो यादों में बसते हैं वो ये 3 जगहों के गलियाँ और वो बड़ी-बड़ी हवेलियाँ और वो चौबारे और वो हमारे हरियाणा में उसे जो राजस्थान में जो चौबारा होता है, हरियाणा में उसे कोठा बोलते हैं कि ऊपर वाले हुँ, कोठे में हुँ। आप बैठे हो। तो जी। ये जो चौबारे, कोठे, गलियाँ और मेहराबें और ये जो सब कुछ है ना, आँगन है, ये 3 जगह का है मेरी यादों में और 3 तरह की तीनों अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, पर उनका मिला-जुला असर भी दिखाई देता है मेरे पूरे व्यक्तित्व पे। और एक बड़ी खूबसूरत सी बात आपको बताती हूँ कि मेरे बचपन में जो मेरी माँ ने हम मम्मा के साथ रह रहे थे चूरू में, तो मम्मा ने एक बहुत बड़ी हवेली किराए पे ले रखी थी। और उस दौर में वो ₹30 में हवेली का किराया ₹30 होता था, जो ₹7 से शुरू हुआ था कभी और हुँ, ₹30 हुँ, तक हुँ। पहुँचा था। तो हम जिस हवेली में रहते थे, उसके पीछे वाली गली जो थी, वो जो रंगरेज़ आप समझते होंगे रंगरेज़ क्या हुँ, होते हैं, वो हुँ, कपड़ा डाई बिल्कुल सही। करने वाले लोग होते जी, हैं। जी, 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 जी। तो हाँ, तो आगे उस गली की शुरुआत होती थी, वहाँ एक लाइब्रेरी थी, जहाँ पे पूरे गली मोहल्ले के बुजुर्ग बैठ के उस समय पे अखबार पढ़ते थे। और हम इधर खेल रहे हैं बड़ी-बड़ी हवेलियों के बीच में और पीछे रंगरेज़ों की गली थी। तो मैं ये हैरान होती उस समय हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते थे, बचपन में रोका-टोकी अच्छी नहीं लगती। तब में हम ये सोचते थे इधर ये बूढ़े वाले अंकल और ये जो दादाजी और चाचा जी बैठे रहते हैं, ये तो हमें खेलने के लिए गली से बाहर जाने ही नहीं देते। क्योंकि वो लोग इतनी पैनी न नज़र रखते थे हम सब बच्चों पे और जैसे ही हम गली से बाहर निकलने को होते, वो टोक देते थे, "चलो अंदर जाके खेलो।" और पीछे की गली में अगर निकलना चाहें तो वहाँ पे वो कोई किसी को बड़ी आपा बोलते थे, किसी को कुछ बोलते थे, वो लोग डाँट मार के भेज देती थी। आज मैं सोचती हूँ कि आज ऐसा बचपन किसको नसीब होता होगा कि जब माँ नौकरी करती थी, पापा हरियाणा में रहते थे और हम लोग मतलब गली के पहरेदारों के बीच में हमारा जीवन कितना सुरक्षित था। तो ये इस तरह की संस्कृति में हम बड़े हुए, जहाँ हमें पता ही नहीं था कि पंडित कौन है और मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, बस हम सब एक एक जैसे लोग थे। तो हमारा बचपन ऐसे बीता
बहुत समृद्ध था वो माहौल। तो बहुत शादी नहीं, प्रोटेक्टिव। शादी से पहले आपके परिवार में साहित्यिक माहौल था क्या, जिससे आपको प्रेरणा जी। मिली? कोई ऐसा वातावरण था क्या? हाँ, मैंने जैसा बताया कि मम्मी-पापा दोनों एजुकेशनिस्ट थे, दोनों पढ़ाई-लिखाई में बिलीव भी करते थे। मतलब आप ये देखें कि मेरी माँ जो हैं अपने जनरेशन की हाईएस्ट एजुकेटेड महिला हैं। उन्होंने 5 सब्जेक्ट में एमए किया, शी इज़ एमए, एमएड, है ना? बीएड भी। पापा ने भी, पापा की डेथ हो गई थी और उनके 13वीं वाले दिन उनके एमए का रिज़ल्ट आया और ये एमए उनका चौथे सब्जेक्ट में था। वो लगातार पढ़ रहे थे और वो हमें भी यही प्रेरित करते थे कि खूब पढ़ना है। पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए होनी चाहिए, उनका ये मानना था। और जैसा कि मैंने बताया हमारे घर में बहुत टेलीविज़न आने के बहुत सालों बाद टेलीविज़न आया हमारे घर में। वो ये कहते थे कि अगर टेलीविज़न आ गया तो डिस्ट्रैक्शन होगा, आप लोग पढ़ाई नहीं हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ। हर रविवार को तो एक फ़िल्म आएगी और सप्ताह में 2 बार तुम्हारा वो गाने-वाने आएँगे तो तुम उनमें ज़्यादा खोए रहोगे, न्यूज़ कम देखोगे। बाद में आ गया था टेलीविज़न हमारे घर में, पर मुझे जहाँ तक याद आता है, हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा जो था, उसकी दीवार बहुत लंबी थी और उसपे वो फट्टे लगा के लाइब्रेरी पहले तो घरों में इसी तरह होता था, अलमारियाँ नहीं होती थी बहुत ज़्यादा किताबों के लिए, तो वो फट्टे लगे हुए थे दूर-दूर तक और उसमें किताबें थीं। तो प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, रवींद्रनाथ टैगोर और सुभद्रा कुमारी चौहान। हुँ। ये लोग ऐसे थे कि कुछ भी नहीं होने पे इन्हीं को फिर पढ़ लेना है। कितना पढ़ना है उसकी कोई लिमिट नहीं। मान लीजिए इस बार कोई नई किताब नहीं आई, इनको फिर पढ़ लीजिए उठा के। और ये वो लोग हैं जिनको आप बार-बार पढ़ सकते हैं, सही है ना? बात है, तो बिल्कुल। इसके साथ बहुत से ऐसे उपन्यास भी पढ़े जिनका राष्ट्रीय स्तर पर मैं बहुत चर्चा नहीं देखती हूँ। हाँ, पर वो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में बहुत समय बीता, तो वो राजस्थानी ज़ुबान के थे किताबें, उनको पढ़ा। कुछ हरियाणा के जो लोकगीत थे, रागिनी थी, उनको भी पढ़ा। अपनी संस्कृति इस तरह ज़िंदा रही हमारे अंदर। हमारा मतलब हम 2 बहनें हैं, हम दोनों के भीतर इस तरह वो संस्कृति और वो लेखन के, पढ़ने के बीज हमारे में इस तरह रोपे गए। इसका तो मतलब ये पूरा था हमारा वातावरण, वातावरण। अब आपके आपके साहित्य रचना के लिए, लिखने के लिए पूरा जी। अनुकूल वातावरण मिला आपको, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, हुँ, आपका हुँ, जो एक दिशा जो आपने ली थी, वो खास करके उपन्यास कितने मोर्चे में, वो सैनिक पत्नियों पर आधारित है। ये इसको थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँगे कि क्या कारण रहा इस तरह का उपन्यास लिखने में? और कैसे हुँ। आपने पूरा इसका वो सामग्री बनाई, इस उपन्यास के लिए पूरी संरचना की? क्या प्रेरणा रही इसके लिए आपकी? जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और दोनों एजुकेशनिस्ट थे, मम्मी और पापा और दोनों ही मूलतः वो किसान थे। तो मैंने वो बैकग्राउंड देखा था अच्छे से, मैं उसे जानती थी। अच्छा, जहाँ मैं रहती थी महेंद्रगढ़ जैसा मैंने बताया नारनौल महेंद्रगढ़ का वो बेल्ट है जहाँ पे फौजी एक्सरसाइज़ करने के लिए जाते हैं, तो वहीं से जाते हैं। सबसे पहली बात से जहाँ मैं शुरू करूँ कि मेरे दादाजी फौजी थे। वो रिटायर होके आए तो उन्होंने बताया वो हवलदार से रिटायर हुए थे और उन्होंने बताया कि साहब लोग बहुत रौब में रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि तू साहब बन जाए। हुँ, हुँ। फिर एक दिन सोच विचार के बोले पर लड़कियाँ तो फौज में जाती नहीं। मैं चाहता हूँ तेरी शादी फौजी से हो जाए। जब मैं बच्ची थी, उन्होंने ये कहा होगा, पापा ने सुना, मुझे तो याद नहीं। अच्छा, मैं जब बड़ी हो रही थी, मैं देखती थी कि जब वो एक्सरसाइज़ पे जाते थे फौजी, लंबी-लंबी कतारें हैं गाड़ियों की और फौजी गाड़ियाँ, उसमें वर्दीधारी फौजी बैठे हैं, मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगता था। और मैं अपने पापा के साथ बहुत घुमक्कड़ी पे रहती थी और पापा की बहुत लाडली थी। तो हम कहीं भी जा रहे होते थे मसलन नारनौल से महेंद्रगढ़ या गाँव स्यानापोता जा रहे होते थे, तो वो फौजी गाड़ियाँ ही ल लंबी-लंबी कतारें। तो मैं पापा को कहा करती थी, "पापा गाड़ी साइड में रोक लो, मुझे ये गाड़ियाँ देखनी है, अच्छी लग रही हैं।"
और मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत इनके साथ बंधी है, इन गाड़ियों के साथ। मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो हैं। तो मैं ये देखती थी, फ़िल्मों में जब भी मैंने देखा फ़ौज का बहुत गुणगान था, फ़ौज के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। जब भी मैंने कहानियाँ पढ़ी, जब भी मैंने उपन्यास पढ़े फ़ौजियों का, उनकी कुर्बानी का, उनके जीवन का और बॉर्डर का बहुत महत्व है। और इसके बारे में बहुत कुछ गहराई से भी लिखा गया है और उनके इमोशंस पे भी लिखा गया है। जब मेरी शादी हुई फ़ौजी से, तब मैंने महसूस किया कि जितना सैक्रिफ़ाइस एक फ़ौजी करता है, उसकी पत्नी का सैक्रिफ़ाइस उससे कम नहीं है। नहीं होता है, बल्कि सही एक बात है। सैनिक हाँ, बल्कि एक सैनिक अपनी पत्नी पे रिलाय करता है अपनी सारी चीज़ों के लिए। वो आँख बी मतलब आँख मीच कर उस पे भरोसा करता है और वो जो वो देश के लिए कर पाता है, वो इसलिए कर लेता है क्योंकि उसका जीवन, उसके रिश्ते, उसका घर, उसकी पत्नी सँभाले हैं। और अगर ऐसे में उसे कुछ हो जाता है, तब तो सब कुछ उस पत्नी पे ही आ गया। और मैं ये सोच के हैरान होती थी कि कहीं इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं है, कोई कहानी नहीं लिखी गई। उन पत्नियों पे जैसे हम कहते हैं कि उर्मिला पे, जैसे सीता का ज़िक्र है, उर्मिला के बारे में किसने लिखा है? तो जैसे उर्मिला का ज़िक्र नहीं है, बस अगर आप रामायण ना पढ़ें तो कौन उर्मिला? तो मुझे ये लगता रहा हमेशा कि इतनी सारी उर्मिलाएँ हैं और सदियों से हैं, क्योंकि भारतीय फ़ौज तो तब से है जब से राजे महाराजे थे। सैनिकों का शौर्य तो हर जगह वर्णित है, उन पत्नियों का नहीं है। अगर वो पत्नियाँ हैं तब भी, और अगर वो किसी शहीद की पत्नी हो जाती हैं, जिसे हम विधवा तो नहीं कहते, शहीद की पत्नी, शहीद अमर होता है, हुँ, तो हुँ। इनका कहीं ज़िक्र नहीं है। ये बात मुझे बहुत कचोटती थी और मैं देखती थी कि हम लोग, जैसे मेरे हस्बैंड भी गए थे, हर अगर देखिए एक पोस्टिंग फील्ड में आती है और एक पीस में आती है। आप 2.5 साल साथ रहते हैं, आप 2.5 साल अकेले रहते हैं। उसके बाद भी जब हम पीस में होते हैं तब भी ये लोग 6 महीने के लिए एक्सरसाइज़ पे जाते हैं। यानी अगर हम 2 साल साथ हैं तब भी हम हैं 1 ही साल के लिए साथ। हर 6 महीने पे ये लोग चले जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई है, बुजुर्गों की देखभाल है। अगर कोई एक्सीडेंट, यकीन मानिए अगर कोई एक्सीडेंट होना है, वो हस्बैंड के पीछे ही होना है। क्योंकि वो हुँ, सब हुँ, इस तरह से प्रकृति आपके साथ गेम खेलती है ना, कि जितनी हुँ। परीक्षाएँ हैं वो या तो पुरुष अकेला है तब उसको झेलनी है या महिला अकेली है। इनके पास सेवादार है, इनके पास पूरी यूनिट है देखभाल के लिए, यहाँ आप अकेले हैं और सब कुछ आप देख रहे हैं। खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसका पति अब नहीं रहा, तो एक तरह से उसकी यूनिट उसका थोड़ा बहुत देखभाल कर लेगी, वो जब कोई काम कहेगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो क्या? अब वो महिला अपना भी ध्यान रख रही है, अपने बच्चों का, अपने जो पति के माता-पिता हैं उनका, बाकी रिश्तों का भी। मुझे लगा कि ये वो मुद्दा है जिस पे आज तक कहीं नहीं लिखा गया, इस पे लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से ये सोच पैदा हुई और उससे बड़ी बात ये हुई कि मैं अपने पति के साथ रहते हुए हमेशा उस पोज़ीशन में थी कि जहाँ हम ऐसी महिलाएँ जो एसएफ क्वार्टर यानी सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स में रहती हैं, जिनके पति बॉर्डर पे होते हैं, उन सैनिक परिवारों को वो घर दिए जाते हैं, कि वो महफ़ूज़ एक जगह रह सकें। हम लोग उनका ध्यान रखने के लिए जाते थे। होली-दिवाली उनको मिठाइयाँ बाँटने जाते थे और हर महीने एक हुँ, मीटिंग में हम उनसे मिलते मिलते रहते हैं। ये हर फ़ौजी स्टेशन का ट्रेडिशन है कि हम उनसे मिलते हैं, उनके सुख-दुःख पूछते हैं। मैं जी, हमेशा जी। उनके सुख-दुःख पूछ के आती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग श्रीनगर के पास, जम्मू के पास एक फील्ड एरिया में हो गई। अब मेरी वो पोज़ीशन जो हमेशा देने वाली थी, वो अचानक बदल के लेने वाली हो गई। मैं टेबल के हुँ, उधर से उठ के इधर आ गई। अब हुँ, मैंने हुँ। देखा कि यहाँ के संघर्ष वैसे नहीं है जैसे हम उस पोज़ीशन में होते हुए देखते थे। वहाँ पे ये उपन्यास शुरू होता है, इसका आकार लेना शुरू होता है और मैं 4.5 साल लगातार दिल्ली में एक ही जगह पे रही और उस जगह का नाम जो भी है, उपन्यास में उस जगह का नाम मैंने रखा है चौधरी विहार। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, जो हुँ। चौधरी विहार में 380 परिवार रहते थे, 380 के 80 पूरे के पूरे परिवारों को तो मैं ले ही नहीं सकती थी उपन्यास में, हुँ, पर हुँ, हुँ, हुँ। 380 परिवारों में से कुछ चुनिंदा परिवार मैंने उठाए, कुछ कैरेक्टर्स लिए और 100% तो सही नहीं हो सकता क्योंकि ये फ़िक्शन नॉवल है, पर यकीन मानिए कि मेरे उस जिए हुए
और एक-एक पल जी के जो घटनाएँ मैंने अपने आस-पास देखी, जिन महिलाओं और परिवारों के साथ वो सब घटित हो रहा था, उसको मैंने उपन्यास में पिरोया। क्या बात और है, मैं क्या ये बात है! जानती हूँ कि हिंदी का संभवतः ये पहला उपन्यास है, जो सैनिक पत्नियों के संघर्षों की बानगी रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा विषय चुना आपने और ख़ास करके आपका जी, तो धन्य प्रत्यक्ष रूप से अपना अनुभव रहा है, क्योंकि आप भी खुद जी, एक सैनिक की पत्नी हैं, तो उसमें इसलिए अपने अनुभवों का सम्मिश्रण करते हुए और आपने उनके दुःख-दर्द, उनकी पीड़ाएँ, उनकी वेदनाएँ, उनका अकेलापन और उनका जो एक भय-सा, डर-सा भीतर-भीतर लगा रहता, बाहर से तो बहुत आप साहस दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्योंकि दिखते परिवार हैं। भी हुँ, चलाना है और अपने जो आपके पति सेना में होते हैं, उनके तरफ भी पूरा ध्यान लगा रहता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हुँ, साधुवाद इसके जी। लिए, बहुत अच्छा आप अच्छा, आवा के साथ क्या संबंध, आपका क्या अनुभव रहा उस दौरान? हाँ, आवा है आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म जी, है जी, जी। इसका। इसको शॉर्टकट में आवा कह देते हैं, जी। AWWA। तो जिस भी सैनिक से किसी भी महिला की शादी होती है, वो चाहे ऑफिसर रैंक है या जवान है या जेसीओ है, जो भी। जैसे ही शादी होती है, आपका नाम आवा से जुड़ जाता है। ये एक ऐसा एनजीओ है जिसमें सैनिकों के परिवारों का ध्यान रखने के लिए ये संस्था बनाई गई है। तो शादी होते ही मैं आवा से जुड़ गई। आवा आपको तब तक कुछ करने को नहीं कहती जब तक आप करना नहीं चाहें, क्योंकि आवा देने के लिए है कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं। म मान लीजिए कि मेरे को कोई चीज़, मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर है, तो आवा आपके लिए अलग-अलग लैंग्वेज के भाषाओं के कोर्स भी चलाती है। मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मुझे फिर भी वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, तो आवा आपके लिए वो कोर्सेज़ भी चलाती है, जो सैनिक परिवारों के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। और अगर मुझे कोई क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं वहाँ जाके ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन्हें वो क्वालिफ़िकेशन फ्री में दूँ, है ना? और बेयर मिनिमम पैसा आप उसपे फीस के तौर पे दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, अदरवाइज़ आवा नहीं माँगती आपसे। आवा के साथ जैसे मैंने बताया, मैं अधिकतर अधिकारियों की पत्नियाँ पढ़ी-लिखी होती हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। क्योंकि मैं मेरे को काउंसलिंग वहीं पे ही आई। मतलब मैं ईमानदारी से कहूँ कि उनके दुःख-सुख सुनकर, शुरू में जब शादी हुई तब तो एकदम नई-नई थी मैं। मैं देखती थी मेरे हस्बैंड के बाकी जो सहकर्मी हैं या उनके सीनियर्स हैं, उनकी पत्नियाँ किस तरह वो मामले देखती हैं और वो कैसे बात करती हैं, कैसे काउंसलिंग करती हैं। वो बातचीत करते हुए ही सीखा। और फिर क्योंकि वहाँ पे रहती थी तो वहाँ के नियम कानून पता लग गए। फिर हमने भी काउंसलिंग शुरू की, जो परेशान होती थी, जिनको भाषाई भेद है या कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, उनको बच्चों के स्कूल के एडमिशन कराने, वो सब हम भी करवाते थे। और ये आवा के ही दिनचर्या का हिस्सा है। इसके साथ अगर मान लीजिए किसी को खाना बनाने में भी प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए ईस्ट की कोई महिला आई, उसके यहाँ पे अब तो महानगरों की बात अलग है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें हर जगह मिलती भी नहीं हैं। कोई साउथ से आ जाता था तो उसके पास स्वेटर भी नहीं है। हमें ये बहुत छोटी चीज़ लग रही है, पर वो ये सोचते हैं कि हमें तो 6 महीने के लिए घर मिला है, हम क्यों स्वेटर पे खर्चा करेंगे, हुँ, है ना? हुँ। आप इसको इस तरह देखिए, आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि 6 महीने में ही बीमार होना है, 6 महीने में ही 6 महीने को जीना है। तो ये सब जीना है, चीज़ें जब आप 6 समझाते हैं, महीने काटने हाँ, तो नहीं है, जब आप जीना है उसको। समझाते, जी, जी, जी। हाँ, काटना नहीं है कि भई 6 महीने काट के जी, चले जी। जाएँगे, नहीं, 6 महीने जीने आई हैं आप। जीने की बात है, तो ये बहुत अच्छी सभी बात कही चीज़ें आपने। जो धरातल पर जब आप, थैंक यू। जब धरातल पर आप जी रहे हैं और किसी को समझानी है तो इतना आसान नहीं है। पर जब समझाते हैं तो आप धीरे-धीरे ये समझना शुरू करते हैं कि इनके मानसिक स्तर पे उतर कर हमें ये चीज़ कैसे कन्वे करनी है अच्छा, और ऐसे ये कौन से कार्य शब्द ये हों जो, जी, अच्छा, ये कार्य करते आप कुछ हुए कह रहे हैं? आपका जो लेखन है, साहित्य लेखन है, हुँ। तो वो जारी रहा, उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा? वो समय मिल पाया आपको? हाँ, कमाल की बात है। 5 या 4 या 5 में कुछ कविताएँ लिखी और फिर लगातार धीरे-धीरे लिखती रही। उससे पहले भी शायद लिखती रही, पर मैंने बताया कि जैसे आर्मी में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, तो आप हम बहुत से लोग साहित्यकार हैं यहाँ पे, अभी इस समय जितने लोग जुड़े हैं।
हम लोग अपनी किताबों पे बात कर लेते हैं, किसी की रचना पे बात कर लेते हैं, पर मंच संचालन सबके लिए बहुत सहज नहीं होता। तो मेरे लिए वो सहज होता था, बचपन से मैंने वो किया था। तो क्योंकि मंच संचालन चल रहा था, तो उससे जुड़ी हुई स्क्रिप्ट हमेशा मैं लिखती थी और बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। वो लिखने के साथ मेरी कविताएँ चलती रहीं। ये बहुत मतलब मैं कहूँगी कि ब्लेसिंग्स थी। अदरवाइज़ फ़ौज में इतना व्यस्त समय होता है कि आपकी ड्यूटीज़ मैंने बताया ना बिना लिखे हुए जो अलिखित नियम है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपके पास लगातार चीज़ें आती हैं और आपको वो करनी होती हैं। तो उन सब के बीच में कविताएँ चल रही थी और डायरियाँ भरती गई होंगी, ऐसे ध्यान नहीं दिया मैंने। एक दिन मेरे हस्बैंड को कहीं छुट्टी-वुट्टी होगी या समय होगा तो इन्होंने देखा वो उस कोने में पहुँच गए जहाँ मेरा बुक शेल्फ रखा था और जो भी डायरी पलट रहे हैं उसमें कुछ कविताएँ हैं और डेट भी लिखी हुई है। तो पहले तो इन्हें लगा कि शायद मैंने कहीं से लिखी होगी, कहीं सुनाने के लिए लिखी होगी। अब वो लगातार चले जा रहा है। इन्होंने कहा, "ये तुम लिखती हो?" तो मैंने कहा, "हाँ, कभी-कभी कुछ लगता है तो लिख लेते हैं।" कहते, "इतनी कविताएँ लिखी? तुम्हारी तो किताब प्रकाशित होनी चाहिए।" अब ये इन्होंने वो जो मुझे वो एक सपना था वो मेरे कब पल्लू से बाँध दिया मुझे पता नहीं लगा, पर वो सपना फिर मचलने लगा और वो किताब के आकार में आ गया। तो ये पहली किताब तो इस तरह आ गई। उसके बाद भी कुछ एक अपॉइंटमेंट्स ऐसे भी थे कि जैसे मैं एक साथ आवा भी देख रही थी, आशा स्कूल भी देख रही थी और मेरी अपनी बेटियाँ हैं, वो भी हाँ, उस वो उम्र भी में पढ़ाई कर परिवार भी रही देख थी रहा था, सही छोटी-छोटी। बात है। और जी, साथ में वो लिखना भी समय लिखना पढ़ना माँगती भी थी। चल रहा था। जी, जी, जी। हाँ। और देखिए मतलब पुरुष नौकरी करके आता है और बैठ के टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, महिलाएँ रोटी पकाती हैं, घर देखती हैं, तो मेरे साथ वो ज़िम्मेदारियाँ भी थीं और सोशल नेटवर्क जो है वो भी मेंटेन रखना होता है, तो मेरी कुछ लिखाई-पढ़ाई छूटने सी लगी। और कमाल की बात ये रही कि आप ही के शहर में एक दिन जम्मू में मैं घूम रही थी, अपने कमांडर की वाइफ के साथ और घूमते-घूमते ऐसे ही कहीं हम बैठ गए और कोई कुछ अच्छे से लोग मिले और बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा तब तक मेरी एक किताब आ चुकी थी, कविताओं की। उन्होंने कहा, "अरे! आप तो इसका मतलब कवि हैं, आपकी दूसरी किताब कब आ रही है?" मैंने कहा, "सुबह मैं 8 बजे जो जूते पहनती हूँ, कई-कई बार रात 8 बजे वो जूते उतार के ढंग के चप्पल पहनती हूँ, साड़ी बदलती हूँ और पार्टीज़ में जाना होता है, 12-1 बज जाता है लौटने में, समय नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा मैं याद नहीं है मुझे कौन थे वो व्यक्ति बट एक्स फौजी थे। ये मुझे याद है क्योंकि बहुत से ऑफिसर्स वहाँ आए हुए थे, बुजुर्ग इंसान पर उन्होंने ये कहा कि वंदना अगर आप 5 घंटे सोती हैं तो आप 3 सो जाएँ। जब नींद हुँ। पूरी नहीं होती तो थोड़ी और कम कर लें उसे। जब आपको लिखने का हुनर है, तो आप लिखती क्यों नहीं हैं? उन्होंने मेरी आँखों में झाँकते हुए जिस तरह कहा था, मुझे लगता है कि घर के कोई बुजुर्ग ही इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं। क्या बात है! मुझे याद नहीं वो कौन है, पर उनकी शिक्षा मेरे साथ बंध गई वो। अच्छा, मैं और चाहता हूँ कि अब यकीन आप कुछ मानिए कविताएँ सुनाइए, 2-3 कविताएँ सुनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमारे मित्र भी जी। बहुत सारे रमेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे मित्र जुड़ गए। हुँ। आप 1-2 कविताएँ सुनाइए। एक कविता है जो मैंने पहाड़ों पे लिखी है। मैं पहाड़ों को हिमाचल में काफ़ी समय बिताया है मैंने, तो मैंने हिमाचल का जीवन देखा है। एक अलग से मिजाज की कविता है, सुनिए कि पहाड़ को याद आते हैं आबाद दिन। पहाड़ को याद आते हैं आबाद दिन जब देखता है अपनी जर्जर देह और बुझी आँखों वाली थकी पहाड़ियों को, जिन्हें पी गया पलायन और बचे-खुचे पहाड़ी जिन्हें लील लिया शराब की बोतलों ने। आबाद दिनों वाला पहाड़ आज जिंदा है तो सिर्फ औरतों की हिम्मत और उनके हौसले पर। पहाड़ को याद आते हैं आबाद दिन। एक ये कविता थी, पर अब एक जो कविता सुना रही हूँ, मुझे लगता है कि वो सबके दिलों में बैठ जाएगी क्योंकि वो इस तरह की कविता है, थोड़ा रिदम में है, कुछ बड़ी कविता है कि इस बार जब मैं मिलने गई थी उससे, वो पूछता रहा हाल बार-बार। इस बार जब मैं मिलने गई थी उससे, वो पूछता रहा हाल बार-बार, कैसे बिताई बरसातें? सौंधी खुशबू जब आई माटी की, बहा नदियाँ में पानी और घिरी घटा सुहानी। जब चहचहाए पंछी, कहीं कूक सुनी कोयल की, तब
सच कहना, क्यों भीग गई थी पलकें तुम्हारी उन बरसते बादलों संग, याद में मेरी क्या तुम्हारी आंखें भी बरसी थीं? क्या बात है! जब अलसाई सी शाम में खुमारी चढ़ी थी, ठिठुरन से सिकुड़ते तुमने अपने आप को बाहों में भरा था। गहरे कोहरे में मुंह खोलते ही भाप बन ऊर्जा उड़ी थी। बर्फ की याद में जब तुमने नदिया के ठंडे पानी को छुआ था, उस है, ठंडी सी सिहरन में धन्यवाद कि उस ठंडी सी सिहरन में मेरे सीने पे जमी बर्फ को क्या तुमने याद किया था? क्या बात है, क्या और बात है! सच आपने मुझे कहना अपने वादी की बर्फ याद दिला दी। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! जी, वही क्या बात है! उद्देश्य है कि सच जी, कहना जी। कि जब सुबह का जी, सूरज उगा था, नया-नया वेला मगर कुछ कुनकुना था। झुरमुट से पेड़ों की जब छिटकी थी चांदनी, अकेले चांद संग बिताई थी यामिनी। शाम को अक्सर सड़क पर टहल के दरख्तों के सायों में जो गुजरे थे पल और धूप की ठिठोली जब पसरी थी पास में, सच कहना क्या तुमने मुझे याद किया था? क्या बात है! और पिछली बार हवाओं की चादर पर हरी घास का तकिया लगाए जब मूंदी थी पलकें कुछ पल और बादलों ने रजाई बन ढक दिया था तन, उन उनिंदी आंखों ने जिए थे वो पल। झूठ न कहना, दिल की वादी ने क्या मुझे याद किया था? अब अब तक तो ये पहाड़ तुम्हें अपनी बात याद दिला रहा है, अब वो कहता है कि अब कहूं मैं तुम्हें अपनी बात। बादलों बरसात में बहते पानी संग जब बिखरा था तन, ठंड की जाड़ों में बर्फ संग जब जकड़ा था मन और बसंत में जब खिल उठा था तन, हर पल मैंने तुम्हें याद किया। मैं स्थिर अचल, छोड़ गए तुम मुझे चंचल। तेरी आमद को तरसता हर पल की लौट आओ तुम। मैं उदास हो चला तेरे बिन। मैं पर्वत हूँ, तेरा पर्वत सदा पर्वत। क्या बात है! क्या बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। अच्छा, बीच में विशाख पांडे धन्यवाद। जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने शुद्धि जी, की बात की है, तो उसके बारे जी, में बताइए? जी, शुद्धि मुझे किसी ने ये पूछा कि वंदना जी आपने इस कहानी को कितने दिन जिया? और मैं 12th में थी, तब मैंने ये कहानी होते हुए देखी थी। कैरेक्टर्स चरित्र हम नए जोड़ते हैं, पर मैंने 12वीं क्लास 12th में हाँ, 12वीं क्लास में थी मैं, तब मैंने साथ ही मैंने ये कहानी को जिया था। और फिर आप जानते हैं फ़िक्शन है, हम कुछ नई चीज़ें जोड़ते हैं। ये राजस्थान में बीकानेर के पास एक कस्बा है, जो संभवतः आखिरी कस्बा है अपने भारत का, ये है उदयरामसर। मेरा ननिहाल है वो। मैंने वहाँ देखा कि किस तरह घर में मृत्यु हो रही है हुँ, हुँ। और एक अलग सी रिवाज है कि घर में अगर इन्हीं दिनों में जैसे 12वीं या 13वीं मनाते हैं, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग दिन होते हैं। हमारे जैसे इस उपन्यास में 12वीं है, तो 12 दिन के भीतर अगर किसी और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसी परिवार के व्यक्ति की, तो वो 12वीं नई मृत्यु के साथ आगे सरक जाए। तो संभव है कि वो 12वीं 18वें दिन मने, 20वें दिन भी मन सकती है। और अगर खुदा न खास्ता घर में 3 मौत हो जाए, तो हुँ, मैंने हुँ, हुँ। 12वीं को 27वें दिन होते हुए देखा। हुँ, हुँ, हुँ। और जब मैं इस बारे में सोचती अब कब से ये विचार मेरे दिमाग में था कि इस बारे में लिखना चाहिए, मुझे लिखना ही है। और कोई कहानी अपने आप को लिखवाती है, मुझे लगता है लेखक नहीं लिखता, कहानी आपको इतना हॉन्ट करती है कि आप उसे लिखें, वो बाध्य करती है। तो जब मैं लिखने की तैयारी में थी, मुझे लगा मुझे रिसर्च करनी चाहिए इस पे, क्योंकि इसमें जैसे मेघवाल समाज है, तो मेघवाल हुँ, समाज में एक जम्मा होता है। जम्मा हुँ, होता है जो जैसे हम कीर्तन बोलते हैं, उनके यहाँ हुँ। वो कीर्तन आधी रात तक चलता है, उसको वो लोग जम्मा बोलते हैं। तो इसमें जम्मा का भी एक बहुत छोटा-सा चरित्र है वो, पर होना था, तो मुझे उसकी भी रिसर्च करनी थी। फिर मुझे लगा कि अगर ये परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है, जो चाहती है कि मैं उसे लिखूँ, मैंने पता किया, हरियाणा में भी है ये, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। और मुझे पंजाब से भी ये सब पता लगा कि हाँ, अगर घर में ऐसे कोई मृत्यु हो जाती है, तो वो दोनों तीनों मृत्यु का एक ही दिन 13वीं या 12वीं होती है। तो पूरे देश की मतलब उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में ये परंपरा मनाई जा रही है।
मुझे लगा फिर मुझे ये लिखना ही है। और जब इसे लिखा, फिर आप जानते हैं इसमें मॉडर्न समाज भी है, लिव इन रिलेशंस भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, हुँ, हर तरह की हुँ, उम्र के लोग हैं, है ना? मुख्य चरित्र जो है वो 104 वर्ष के हो गए हैं, 99 पार के भी 3 चरित्र हैं। तो हर एक इतने बड़े फलक से जो मैंने इस उपन्यास का जो फलक है वो बहुत बड़ा है, तो इतने अलग-अलग तरह के चरित्र हैं। उसको जब लिखा, तो मैं खुद हैरान थी कि एक चरित्र कितने दिन आपके अंदर जीवित रहता है और वो किस तरह निकलता है। मैंने भारतीय ज्ञानपीठ को ये भेजा और मुझे लगा था कि उपन्यास तो ठीक-ठाक है, शायद ये छप जाए, और वहाँ से बहुत पॉज़िटिव रिप्लाई आया और ये क्या देखिए बात है! फटाफट छप भी गया। क्या तो बात है! बहुत बढ़िया, ये उपन्यास की यात्रा थी। ये क्या उपन्यास बात की है! यात्रा थी। है ना? वो हम किताबों की यात्राएँ या उनके लिए हम सोचें कि इसको मैं वहाँ पे भेजूँ समीक्षा के लिए या चर्चा के लिए, ये संभव नहीं है। किताब अपनी यात्रा खुद करती है तय, है ना? तो शुद्धि उपन्यास इस तरह से है। विशाल ने पढ़ा है, तो विशाल पांडेय ने उनका उनका बहुत बीच में कमेंट होनहार। आया था तो मैंने सोचा चूँकि आप प्रभा में बोल रही हैं तो बीच में ये जिज्ञासा मेरी भी थी तो आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा वंदना जी ये हुँ, बताइए अब आपका इतना अनुभव रहा है, आपने जी। अलग-अलग ऐसे विषयों को लिया है जो पहले ज़्यादातर जिन पर सोचा नहीं गया था। बहुत जी। गंभीर विषय है। आजकल एक चिंता की बात ज़रूर बनी हुई है कि किताबें खरीदने का, किसी की साहित्य कृतियाँ खरीदने के लिए वो रुचि थोड़ी-सी कम हो रही है। बस क्योंकि कारण तो ये भी है ना कि अब सोशल मीडिया पर बहुत कुछ उपलब्ध है और अन्य कार्यों में हुँ, भी आप इतने व्यस्त हैं, अस्त-व्यस्त हैं कि आपको किताबें पढ़ने का जो एक 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 पागलपन रहता था उस समय हमारे ज़माने में कि कब किसकी हुँ, जो ही पता चलता था कि वंदना यादव की ये पुस्तक आ रही थी कि कब आ रही है, कब आ रही है, मैं उसको खरीद कर उपन्यास हो, कविता संग्रह हो, तो उसको पढ़ूँगा। लेकिन अब आजकल के टाइम में ये जो थोड़ी-सी समस्या बनी हुई है, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या मैं सही सोच रहा हूँ या वाक़ई ये चिंता की बात है? दोनों बातें सही हैं। पहली बात कि सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस में लिया हुआ है और वहाँ भटकाव बहुत है। अ, मैं अपनी ही बात करूँ और किसी की बात बाद में करेंगे कि एक दिन मैं कोई रील देखने लगी। बहुत से परिचय हैं मेरे छोटे-छोटे से। एक ये भी है कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ कि मुझे घरों को सजाना और वर्क प्लेस को सजाना, वो मेरा काम भी है और मेरा रुचि भी है। तो मैं उससे जुड़ी हुई कोई रील देखने गई थी और मैंने जब बीच में ये हुआ कि पानी पीऊँ, देखा ढाई 3 घंटे बीत गए। मैं एक के बाद एक रील देखती चली गई और मेरे विषय से अलग विषय की भी चीज़ें थी वहाँ, पेट्स की, डॉग की, बिल्लियों की, मतलब आपको कितना उलझा सकता है सोशल मीडिया। अगर आप में अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप वहाँ जाके उलझ जाएँगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना है। समय सबके पास सीमित है। आपकी उम्र 18 साल होगी, पर आप नहीं जानते कि 80 साल है, 100 साल है या 85 साल है आपके हिस्से में। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास जितना भी समय है, मैं उसका बेस्ट उपयोग क्या कर सकता या कर सकती हूँ। आँखें ऊपर वाले की दी हुई हैं। आपने कहाँ पे उनको यूज़ करना है। यूज़ करना शब्द मैं किसी पर्पज़ से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप उसे टीवी देख-देख के, मोबाइल देख-देख के खराब कर लेना चाहते हैं या पुस्तकें पढ़ते हुए इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अपने भीतर माँ-बाप आपको एक उम्र तक समझाते हैं, उसके बाद आपको अपने भीतर खुद रुचि डेवलप करनी होती है। कितने लोग हैं आज भी वॉक करते हैं, वो अपनी जैसे एक्सरसाइज़ उनको नशे की तरह है कि मुझे हर दिन इतने किलोमीटर चलना है या दौड़ना है या योगा करना है या मेडिटेशन करना है। किताबें क्यों नहीं पढ़ी जा सकती फिर? इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किताब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान भी मिल रहा है। आपको बहुत
एक लेखक के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी किताबों में खर्च हो जाता है। तो किसी दूसरे का अनुभव आपको बिना कुछ किए फ्री में मिल रहा है उन किताबों के मार्फत। आपको किताबें पढ़नी चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस होता है ये जानकर, ये देखते हुए कि मेरे बचपन की और मेरे बड़े होते तक के दौर में हमारे यहाँ कुछ भी होता था, हमारे यानी आपके, मेरे, हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में कुछ भी होता था, गिफ्ट में किताबें दी जाती थी उपहार में, है ना? मुझे याद है कि हम लोग बचपन में एक-दूसरे के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाते थे, हम किताबें क्या देते बात है! थे। क्या हमारे घर बात है! किताबें आती थी। है ना? या तो मेरा सर्किल वैसा था या मैं ईमानदारी से कह रही हूँ किताबों का चलन बहुत था। मेरी बेटियाँ जब बड़ी हो रही थी तब तक था। अब ये किंडल आ गया है या किताबें देखिए घर छोटे हो गए हैं और भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है तो किताबें ले जाना शायद संभव नहीं है। तो दोनों तरह की बातें हैं। अगर आपके पास फुर्सत है, किताब पढ़िए। अगर आपके पास जगह है, एक बार में 2 किताब खरीदिए, 2 तो आप पढ़ ही लेंगे। उन्हें दे दीजिए ना। लाइब्रेरीज़ हैं, कितने लोग भी हैं जिनको रुचि होती है पढ़ने में। आप लिखिए एक बार कि मैंने ये किताब मैंने मेरे पास 10 किताबें ये हैं जिन्हें मैंने इस महीने पढ़ा है या इन 6 महीनों में पढ़ा है। अब मैं इन्हें किसी को देना चाहता हूँ, किसी को देना चाहती हूँ। आपके पास वहाँ 200 लोग आ जाएँगे कि ये किताब मुझे दे दीजिए। अगर जगह की कमी है तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है। आप जितनी किताबें पढ़ते हैं, पढ़कर आगे सरका सकते हैं उन्हें, जिसको पढ़ना है। रुचि डेवलप करनी पड़ेगी। और फिर भी अगर आप मोबाइल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते हैं, वहाँ भी किताबें उपलब्ध हैं। पढ़िए, पढ़ने से अच्छा कोई दोस्त नहीं। क्या बात है! मैं बहुत तो अच्छी यही बात कही कहूँगी। आपने। जी, जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, अनुवाद कार्य आपका विशेष रूप से रहा है। तो मेरी क्या-क्या पहली अनुवाद पुस्तक हुँ, हुँ। मेरी 2 किताबें कविताओं की प्रकाशित हुईं, तुम कुछ कह दो और कुछ कह देते। इन दोनों से कुछ कविताएँ, कुछ गज़लें लेके एक उर्दू दोस्त करके एक संस्था है गाज़ियाबाद की। तो अमर साहनी जी ने मुझे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वंदना आपकी कुछ कविताएँ बहुत पसंद आईं, कुछ नज़्में बहुत अच्छी हैं, तो हम इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं और ये उर्दू दोस्त की तरफ से होगा। अगर आपकी कुछ मौलिक जो अप्रकाशित हैं, वो भी आप हमें भेजें, अगर सिलेक्शन हम कर पाए तो हम करेंगे। तो वो जो कौन आएगा जो कविता संग्रह है उर्दू में, वो इस तरह से अनुवादित है कि उसमें कुछ हिंदी की प्रकाशित कविताएँ हैं और कुछ अप्रकाशित कविताएँ हैं। सबसे पहले वो हुआ। फिर हुआ कि सब्जियों वाले गमले एक पतली-सी कहानी, छोटी-सी कहानी है और उसे एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया और वो उनकी बेस्ट सेलर की लिस्ट में है। हर साल खुशी होती है जब पता लगता है उसकी इतनी आवृत्तियाँ आ गई और एक बार में 25-30 हज़ार किताबें छपती हैं। आप जानते हैं एनबीटी के हुँ, बारे में। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, तो मतलब आपको खुशी होती है। फिर वो अलग-अलग जगह की जो एजुकेशन वाला सिस्टम है उसमें पसंद की जाने लगी। हिमाचल में भी है जैसे, राजस्थान में, हरियाणा बहुत से स्टेट में वो गई। फिर उसका उड़िया में ट्रांसलेशन हुआ, तो ये भी बड़ी खुशी की बात हुई। और मेरी कुछ कहानियाँ हैं कर्फ्यू है, मिडलमैन है, ये एक और भी 1-2 कहानियाँ हैं, जिसे मेरी बेटी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और ये अलग-अलग जगह प्रकाशित हो रही हैं। बहुत जल्दी मैं कुछ और भी अच्छी खबर साझा करूँगी आप लोगों के साथ कि कहाँ-कहाँ, क्या बात है! क्या-क्या इन बहुत, कहानियों पे बहुत हो बढ़िया। रहा है। अच्छा, अभी अभी जी। अभी पाइपलाइन में अभी इस समय क्या आपका चल रहा है? अब 2024 का क्या आपने संकल्प लिया है? क्या अभी कार्य आपका जो अभी आप लेखनरत है, चल रहा है आपका? देखिए मैं बहुत अच्छी गायिका नहीं हूँ, पर मैं वो कहना चाहती हूँ राज को राज रहने दो। चलिए, चलिए बहुत अच्छा अभी है। फिर भी मैं जी। बता देती हूँ क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं और वो अपना वक़्त दे रहे हैं, तो उनके वक़्त को कुछ तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सैनिक की पत्नी हूँ, सैनिकों से जुड़ा हुआ सैनिक पत्नियों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और रोचक और अचंभित करने वाला एक प्रोजेक्ट अ, इस साल आएगा, मुझे पूरा यकीन क्या है। बात है! क्या बात है! क्या बात उसके अलावा जी, उसके अलावा
एक बच्चों से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसे मतलब मैं अच्छा कह रही हूँ तो एक लेखक होने के नाते, कि वो बहुत वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जल्दी ही मैं साझा करूँगी उसके बारे में भी। तो ये आने वाला है। उम्मीद है कि कुछ और भी छोटे-मोटे कुछ-कुछ होना है। हाँ, अच्छा, 2023 में लेखन के ठीक था, अतिरिक्त जो इससे ज़्यादा अच्छा आपकी लगा। आपकी और क्या रुचियां हैं, किसमें? क्योंकि कई लोग साथ में संगीत को भी चलाते हैं या कला के क्षेत्र में भी अपना थोड़ा बहुत योगदान देते रहते हैं। आपकी और अदर एक्टिविटीज, अदर कार्यकलाप क्या रहे हैं साहित्य अम, सर्जना के अतिरिक्त? हुँ, मैं कथक डांसर रही हूँ, क्या तो बात है! मैंने राजस्थान ये तो जी, आपने आपने अपने जीवन परिचय में कहीं शायद संभवतः उसका लिखा है। उल्लेख नहीं किया है। जी, 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 जी। नहीं किया क्योंकि अब छूट गया है वो। तो मैंने राजस्थान के सभी लगभग स्टेजेस को मैंने कवर किया था एक दौर में। मैं वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ, मैं एनसीसी कैडेट भी रही हूँ। तो इन सब से इतर क्योंकि ये चीज़ें धीरे-धीरे छूटती चली गईं। शादी के बाद एक फ़ौजी की पत्नी होना बहुत कुछ देता है, आपको एनरिच करता है, पर बहुत कुछ ले लेता है। न समय हुँ। होता है, न मौका होता है। कथक शादी के तुरंत बाद छूट गया था। गेम्स भी छूट गए थे। वहाँ पे क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज है और मैं कहूँ कि पुरुष प्रधान से अधिक ये है कि जो भी है वहाँ पुरुषों के लिए ही है। महिलाएँ अपने आप को मिटा के उनका नाम ज़िंदा रखती हैं। मैं उस समाज की बात कर रही हूँ। तो वो गेम्स भी छूट गए, कथक छूट गया, सब कुछ छूट गया। अच्छा पेंटिंग्स का थोड़ा-सा था, स्केचिंग ठीक थी, वो भी जाती रही। पर मेरे भीतर का घुमक्कड़ अभी भी ज़िंदा है और वो जब भी समय मिलता है यायावरी पे तो निकल जाता उसको है। उसको जीवित गा रखिए, उसको जीवित रखिए, वो जी, बहुत वो अच्छी नहीं शक्ति दे। छूटेगा। वो शक्ति, अच्छा, जी, प्रदीप उपाध्याय जी ने एक छोटी-सी जिज्ञासा व्यक्त की है, उसमें आप संक्षिप्त में जी। बता दीजिए। उन्होंने कहा कि फौजियों के साथ जुड़े जो सेवादार होते हैं, उनकी परिवारों की व्यथा पर भी आपने कुछ लिखा है क्या? उस पर भी कुछ चिंतन मनन हुआ है क्या? हुँ। बहुत ईमानदारी से कहूँ कि मैंने उन क की पत्नियों से संपर्क किया कि आप कुछ बताएँ अपने बारे में। जैसे मुझे मालूम है कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना। उनको ये समझाया जाता है कि कुछ नहीं बताना। उनके पति के द्वारा। जब पति बता देता है तो उनके सामने कोई भी कसम काम नहीं करती। तो मैं उन्हीं हुँ। के मुँह से उन्हीं की दर्द, उन्हीं के ज ज संघर्ष और उन्हीं के जीवन को लाना चाहती थी, जो उन्होंने नहीं होने दिया, जिनसे मैं परिचित हूँ। मतलब कम से कम 2 400 500 लोगों को तो जानती ही होंगी, इतने साल मैंने 30 साल फ़ौज को दिए हैं। तो फिर भी कुछ है जो भविष्य में बहुत आने ही वाला है। मतलब 2-3 साल लग जाएँगे उस प्रोजेक्ट को भी पर उस पे काम चल रहा है। बहुत आएगा बढ़िया। उनका भी। ज़रूर। अच्छा, सैनिक मुझे मैं समझ गया। तो मैंने सुना कि आप अच्छा गाती भी हैं। नहीं, नहीं, मैं बहुत बुरा बेसुरी गायिका हूँ, क्योंकि मैं कथक से जुड़ी थी, कभी गाया ही नहीं। जी, जी, मैं जी। नहीं अच्छा, गाती। कोई ऐसी बात रही जो अब देखिए, बात करते-करते लगभग 1 घंटा निकल गया है, पता भी वाह! नहीं चला। हुँ, तो कुछ कोई ऐसी बात जो अभी अनछुई रही, जो आप कार्यक्रम के समापन पर कहना चाहती हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो किसी ने कभी नहीं कहा। बहुत कुछ बहुत लोग कह चुके हैं। मैं कोई ना शब्द है मेरे पास, ना कोई बात है नई। न कहने का तरीका या कहने का ढंग नया हो सकता है। पर फिर भी अगर मुझसे आप पूछें, हम सब एक परिवार हैं। हम जुड़ के रहें, हम ना टूटें, हम किसी के बहकावे में ना आएँ। मुझे रुला देती है ये बात, ये सोचना कि 2 लोग मिलकर 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर लिंचिंग कर देते हैं। फिज़िकली की बात नहीं है, आप इमोशनली भी किसी को ब्रेक करते हैं तो यानी आप बहुत बड़ा स्कार उसके जीवन में, उसके हृदय पे, उसके मन पे छोड़ दे रहे हैं। हम सब मिल के रहें। हम ये सोचें कि सामने वाला मेरा हिस्सा है। हम किसी को तकलीफ ना दें। बस यही चाहती हूँ। क्या बात है! इतना क्या ही बात है! चाहती हूँ बहुत, क्योंकि बहुत अच्छे। मैं खेती में जी, आप कुछ जी, कह रहे जी, थे। जी। नहीं, 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 आप पूरा अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ। जी, जी। जी, मैं किसान की बेटी हूँ ना।
तो मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मुझे पता है कि अगर वहाँ पे कुछ बहुत ज़मीन को बार-बार मतलब हल चलाएँगे और फिर बीज डालेंगे तभी अंकुरित होगा, तभी वो पेड़ बनेगा। तो वो अंकुरण वाली जो प्रक्रिया है ना, वो मेरे भीतर गहरे से बैठी हुई है। फिर क्या, मैं टीचर खुद रही और मेरे माँ-बाप एजुकेशन से जुड़े हुए थे। तो और एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो मैं नहीं कहती हूँ कि शिक्षक जो है ना वो लाइट हाउस होता है, प्रकाश स्तंभ होता है। तो वो क्या बात है, प्रकाश क्या बात स्तंभ मैं रही और मैं प्रकाश स्तंभ के ही साए में बड़ी हुई। तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए रहने के लिए, बहुत स्वस्थ हो, सब एक-दूसरे का साथ दें, एक-दूसरे को कामयाब करने में। वो कहते हैं ना कि अगर अकेले जाओगे तो दूर तक जाओगे, पर अगर सबको साथ लेके जाओगे तो सफल होगे, ज़रूर होगे, फिर तो आपका फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। सभी का उसमें लगा रहेगा ना, कुछ न कुछ तो योगदान। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। तो जो मित्र जुड़े रहे उनके बारे में 2 शब्द कहिए। जो मेरे अभी तक हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे, मैं आप सबकी आभारी हूँ। ये नया साल आपने जो पहला कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम है, उसके लिए आप सबका आभार कि आप अपना व्यस्त समय निकाल के, सैटरडे संडे तो हम फिर भी निकाल लेते हैं। सप्ताह का मंगलवार, वो भी घर परिवार वालों के लिए बहुत व्यस्त होता है, सर्दियों के छोटे-छोटे दिनों में। आप सब जुड़े रहे साहित्य संवाद के साथ, और मेरा पहला कार्यक्रम है ये, आपके साथ, उपेंद्र नाथ जी के साथ, और रचना धर्मिता, जो उपेंद्र नाथ रैना जी रचना धर्मिता के साथ जो जुड़े हैं, आप सबका बहुत आभार। और इसी तरह जुड़े रहिए, कामयाब बनाइए एक-दूसरे को, हम एक-दूसरे को पढ़ें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि सिर्फ़ हम अपना ही नहीं, हम एक-दूसरे को भी पढ़ें और हम आगे बढ़ें। क्या बात है! एक-दूसरे को ये सहयोग भी दें और मार्गदर्शन भी करें एक-दूसरे का, बहुत अच्छी सुझाव बात दें। वंदना जी आपने अंत में कही कि हम एक-दूसरे को पढ़ें। आहाहा! क्या बात है। मैं भी यही आशा करता हूँ कि जी, ये ऐसा समाज है जो ज़्यादा लेता नहीं बल्कि देता ही है। एक-दूसरे का ये तो है। आदान-प्रदान जो साहित्य के माध्यम से हो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये। और सबसे बड़ी बात जी, ये है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, एक-दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार, प्रेम होना चाहिए। प्रेमी में ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंतर्मन से लेकर दूसरे के मन तक जीवित रह सकती है। वही एक सेतु है जो हमें आपस में जोड़ के रख सकता है। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद अपने मित्रों का जो इस बीच में इस समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, और पुनः मैं हुँ। सभी मित्रों को आपके समेत वर्ष 2024 की शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। मंगलमय हो और अच्छे-अच्छे शुभ कार्य इस वर्ष में हो, और ताकि जी, अगला जो आने वाला एक और साल होगा, वो हमारे लिए वो और अ, भी अच्छा रहेगा। और भी अच्छा रहे। वंदना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। मुझे आपने आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम जी, करता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ विशेष रूप से जुड़ी थी सुपरिचित साहित्यकार वंदना यादव जी। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।